इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो फ्रांस है, यहाँ पर क्रांति क्यों हुई थी। जब फ्रांस के सैनिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से वापस लौटे, उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया। नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। साथियों, स्वागत है आपका। से कर लो ऐसा कर लो। जहाँ पर हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के इतिहास की दुनिया भाग 2 को। इसका पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को आज हम लोग पूरा कार्टून के माध्यम से समझेंगे। इस पाठ में हमको पढ़ना है फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, उसके कारण क्या क्या थे, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया के बारे में पढ़ना है। साथियों, ये पाठ बहुत बड़ा है, तो इस पाठ को हम लोग 4 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रांस की क्रांति को पढ़ लेंगे। इसके बाद दूसरी वीडियो में इटली के एकीकरण को पढ़ लेंगे। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण को, और ये जितने भी बच रहे हैं इन सबको एक ही वीडियो में कर लेंगे। उसके बाद फिर एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न उत्तर को अच्छे से कर लेंगे। तो आपको इस पाठ को ख़त्म करने के लिए इन चारों वीडियो को देखना पड़ेगा। इन चारों वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इस पूरे पाठ को अच्छे से समझना है तो ये आपको 4 वीडियो देखनी पड़ेंगी। मैं वादा करता हूँ इन चारों वीडियो को देखने के बाद आपको इस पाठ को रटना नहीं पड़ेगा और हर एक लाइन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस पाठ पर। हमारे पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें जो ये यूरोप शब्द है, इसको समझने के लिए हमको अपनी दुनिया के नक्शे में चलना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग दुनिया के नक्शे में चलते हैं। देखिए, ये दुनिया का नक्शा है। यहाँ पर जो ये वाली जगह है, इसको यूरोप महादेश कहा जाता है। यूरोप में 44 से ज़्यादा देश हैं, पर हम लोगों को इसमें सिर्फ 7 देशों के बारे में पढ़ना है। वो 7 देश हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, पोलैंड, बोहेमिया, और ये ग्रीस है। इसे हिंदी में यूनान कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो फ्रांस है, यहाँ पर क्रांति क्यों हुई थी। और एक और देश के बारे में पढ़ना है, जो ये वाला देश है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप में आता है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। अभी यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। एक, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। सिर्फ इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चिंटू, तुमको समझ आया? हाँ भैया, आ गया। तो ये चिंटू है, इसे सोशल साइंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्या आप लोगों को भी डर लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसके इसी डर को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। इसको जितने भी डाउट होंगे वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या याद रखना है चिंटू? फ्रांस की राजधानी पेरिस है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, जाओ वापस। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय महादेश में राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। भैया, ये राष्ट्रवाद क्या होता है? ओ चिंटू, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव। राष्ट्रवाद को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लोग भारत के निवासी हैं तो हमें अपने देश से प्रेम है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं और हमारे देश के ऊपर कोई भी संकट आएगा तो हम सब लोग एक साथ हो जाएंगे। तो ये जो हम लोग एक साथ हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि हमें अपने देश से प्रेम है। तो इसी प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो चिंटू, आपको इतना ही याद रखना है, राष्ट्रवाद एक भावना है जो अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव को दिखाता है। जैसे जो फ्रांस के निवासी होंगे उन्हें फ्रांस से लगाव होगा, तो इस लगाव को ही एक शब्द में राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है चिंटू, जाओ अब। तो ये जो यूरोपीय महादेश है, यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। पर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पुनर्जागरण के समय ही आ गई थी। 1789 ईस्वी में जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो राष्ट्रवाद और विशाल रूप ले लिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। अब हम समझते हैं ये राष्ट्रवाद की भावना जगी ही क्यों फ्रांस में। इसके बहुत सारे कारण हैं, तो उन सभी कारणों को एक एक करके देखते हैं। ये अमेरिका है, ये 13 छोटी छोटी कॉलोनियों में बटा हुआ था और वहाँ पर ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन यहाँ पर है। तो ये जो ब्रिटेन है,
इसका शासन अमेरिका पे था। तो यहाँ पर अमेरिका ने फ्रांस के सैनिकों की मदद से ब्रिटेन के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम किया, अपने देश को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए। तो इस तरह सबसे पहले अमेरिका में राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। इसमें फ्रांस के सैनिकों ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में मदद की। जब फ्रांस के सैनिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से वापस लौटे तो फ्रांस में उस वक्त निरंकुश शासन चल रहा था। भैया ये निरंकुश शासन क्या होता है? निरंकुश शासन का मतलब होता है जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, जो राजा के मन में आए वो अपनी मर्जी से करे, उसे जनता से कोई मतलब ना हो, भले ही जनता कितनी भी कष्ट में क्यों ना हो। तो ऐसे शासन को निरंकुश शासन कहते हैं। समझ गए चिंटू? हाँ भैया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब फ्रांस की सैनिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से वापस लौटी फ्रांस, तो उस समय फ्रांस में निरंकुश शासन चल रहा था। तो वो लोग सोचे, जब हम लोग अमेरिका को आज़ाद करा सकते हैं तो हम लोग खुद को इस निरंकुश शासन से क्यों नहीं आज़ाद करा सकते हैं। तब फ्रांस के सैनिकों ने जनता के साथ मिलकर फ्रांस में क्रांति शुरू कर दी, जिसे फ्रांस की क्रांति कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा निरंकुश शासन। ये क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांस में क्रांति के और बहुत सारे कारण थे, जैसे राजतंत्रात्मक शासन। उस समय फ्रांस में राजाओं का शासन था, जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था। चाहे राजा का बेटा राजा बनने के काबिल हो चाहे ना हो, वो लोग निरंकुश होते थे, खुद ऐशो आराम का जीवन जीते थे, पर जनता के दुख से उनको कोई मतलब नहीं था। तो अब हम लोग समझते हैं कि उस वक्त फ्रांस में किस वंश का शासन था। उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का शासक लुई 14वां हुआ। लुई 14वां कहता था, मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां के बाद उसका बेटा शासक बना, लुई 15वां। अब लुई 15वां के बाद उसका बेटा आया लुई 16वां। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां फिजूल खर्ची करता था, वो निरंकुश शासक था। उसकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था, जो ऑस्ट्रिया देश की राजकुमारी थी। चलिए इसको नक्शे में समझते हैं। जो ये फ्रांस है, तो 1774 ईस्वी में फ्रांस का शासक बनता है लुई 16वां। शासक का मतलब होता है राजा। और उसकी जो पत्नी होती है मैरी एंटोनेट, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। तो मैरी एंटोनेट कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की। और हमने शुरू में ही पढ़ा था, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। तो आगे चलते हैं। ये दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करते थे। और जो ये मेरी एंटोनेट है, ये सरकार के हर एक काम में हस्तक्षेप करती थी। तो एक ऐसा समय आता है कि फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाता है, उसके पास पैसा ही नहीं बचता है। उस समय फ्रांस में पैसे आने का स्रोत टैक्स था। फ्रांस की आम जनता टैक्स लेती थी। अभी तक जो हमने समझा है, अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें और समझनी पड़ेंगी, तो उनको हम लोग साइड से समझते हैं। फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहा जाता था। स्टेट जनरल में फ्रांसीसी लोगों के हितों में कानून बनाया जाता था, पर यह सिर्फ नाम का था, क्योंकि 175 सालों से यहाँ पर कोई भी बैठक नहीं हुई थी। अभी हमने दूसरे पहलू को समझ लिया कि फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहा जाता था और यहाँ पर फ्रांसीसी लोगों के हितों में कानून बनाया जाता था। पर अचंभे की बात तो ये थी कि यहाँ पर 175 सालों से कोई भी बैठक ही नहीं हुई थी। अब हम लोग कहानी के तीसरे पहलू को समझते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला पादरी वर्ग, जिसे प्रथम स्टेट कहा जाता था। दूसरा कुलीन वर्ग, जिसे द्वितीय स्टेट कहा जाता था और इसे अभिजात वर्ग भी कहा जाता था। और तीसरा आम जनता, जिसे तृतीय स्टेट कहा जाता था। तो इस तरीके से फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते थे, यानी ईसाइयों के धर्मगुरु। कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग, जिसे द्वितीय स्टेट कहते थे, उसमें राजाओं के मंत्री, अमीर सामंत लोग आते थे। ये लोग प्रशासन का काम देखते थे। और तृतीय स्टेट में आम जनता आती थी। आम जनता की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उस समय सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से ही टैक्स लिया जाता था। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था और इन्हें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती थीं। पर जो टैक्स देते थे तृतीय स्टेट, वो लोग बहुत परेशान थे। वो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से छुटकारा पाना चाहते थे। इस तरह फ्रांस का जो भी खर्चा था वो तृतीय स्टेट के लोगों के टैक्स से चलता था। तो चलिए अब हम लोग फिर से वहीं पे चलते हैं जहाँ से फ्रांस में पैसों की कमी हो गई थी। जब फ्रांस में पैसों की कमी हो गई तो राजा के जो अर्थशास्त्री थे, वो राजा को समझाते हैं कि आप टैक्स तो सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों से लेते हैं, अगर आप प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से भी टैक्स लेने लगें तो धन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। उस समय राजा लुई 16वां था, जो बहुत फिजूल खर्ची था।
वो 175 वर्षों के बाद 5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट जनरल की बैठक बुलाता है। वहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों के बीच मतदान के मुद्दे पर विवाद हो जाता है, क्योंकि तृतीय स्टेट के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी और वही लोग टैक्स भी देते थे, पर उनको सुविधा कम मिलती थी, तो इससे वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी को, जिसके कारण तृतीय स्टेट के लोगों ने उस सभा के पास ही एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में ही अपना अलग सभा बना लिए और उसका नाम नेशनल असेंबली उन्होंने रखा। तृतीय स्टेट के लोगों ने जब ऐसा किया तो वहाँ का जो शासक था लुई 16वां, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर तृतीय स्टेट में जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया। उन क्रांतिकारियों को जिस जेल में डाला था उसका नाम बेस्टिल का किला था। तो एक दिन आता है 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने शस्त्रों को हथियाने और कैदियों को छुड़वाने के लिए बेस्टिल के किले की दीवारों को तोड़ दिया। इसलिए उस दिन से हर साल 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। पर फ्रांस अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं हुआ था। 1791 में जनता के हितों वाली नई संविधान बनाने का काम व्यवस्थापिक सभा को दे दिया गया। नेशनल कन्वेंशन का पहला अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ था। लुई 16वां पर मुकदमा चलाकर उसे देशद्रोही साबित कर उसे फांसी की सजा दे दी गई। जब लुई 16वां को फांसी दे दी गई तब अब फ्रांस पर शासन करने के लिए तो कोई नहीं बचा था। तब फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू होता है, जिसमें 5 डायरेक्टर मिलकर फ्रांस में शासन करते थे। इसे ही डायरेक्टरी का शासन कहा गया। तो इस तरह डायरेक्टरी का शासन 1799 ईस्वी तक चला और 1799 में नेपोलियन डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर काउंसिलेट शासन ला देता है और फ्रांस का पहला काउंसिल बन जाता है। काउंसिल का मतलब होता है काउंसिलेट शासन चलाने वाला उच्च अधिकारी। और 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ये नेपोलियन कौन है? बार बार नेपोलियन नेपोलियन आ रहा है, समझ तो आ ही नहीं रहा है, ये नेपोलियन कौन है? तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये नेपोलियन है। इसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। ये इतिहास का सबसे महान सेनापति हुआ जिसने धीरे धीरे पूरे यूरोप को अपने कब्जे में कर लिया। और नेपोलियन ने अपने देश के लिए बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे प्रशासनिक सुधार किया, सरकार को मजबूत बनाया, नए कानून बनाए जिसे नेपोलियन कोड कहा गया। नेपोलियन कोड को हिंदी में नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन कोड में 5 कोड थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो इसके जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। और क्या क्या किए? स्कूल कॉलेज खोला, टैक्स सिस्टम को ठीक किया, फ्रांस की सेना को मजबूत किया और फिर 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध होता है। वाटरलू जो जगह है वो बेल्जियम में है। इस वाटरलू के युद्ध में फ्रांस अकेले एक तरफ था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी ये सब एक साथ थे। इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह हार जाता है। हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया जाता है। सेंट हेलेना द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर के पास है। इस सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन 52 साल की उम्र में 1821 ईस्वी में मर जाता है। 1815 ईस्वी में जो वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गया था और ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी जीत गए थे, तो इन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया जिसे वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में यूरोप के नक्शे को फिर से व्यवस्थित किया गया, जिसे नेपोलियन ने अपने युद्ध से उलट-पुलट कर दिया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहे थे। तो आपसे पूछा जा सकता है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेटरनिक, क्योंकि नेपोलियन को हराने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो आपसे पूछा जा सकता है, मेटरनिक क्या था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा घोर प्रतिक्रियावादी। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी का जो समय था
उसे मेटरनिक युग या मेटरनिक काल कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी में। मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक। ये क्रांति और राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से क्रांति हो और लोगों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जगे। ये क्रांति और राष्ट्रवाद के सख्त खिलाफ था। वाटरलू के युद्ध में फ्रांस के शासक नेपोलियन को हराने में मुख्य भूमिका निभाने वाला ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। मेटरनिक ने नेपोलियन युग का अंत कर मेटरनिक युग की शुरुआत की, जिसने पूरे यूरोप पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र का स्थापना हुआ और बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा बुर्बो राजवंश। जब लुई 18वां राजा बना तो उसने देखा कि अब तो फ्रांस पूरा बदल चुका है, इसलिए उसने जो पुरानी कठोर व्यवस्था थी उसे जबरदस्ती लागू नहीं किया। इस पर कानून बनाते समय उसने जनता का भी ध्यान रखा और समाज में जो भेदभाव हो रहा था लोगों के बीच, उनमें आपसी तालमेल बनाने की भी कोशिश की। इसके लिए लुई 18वां ने 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, जिससे ये हुआ कि राजा तो रहेगा लेकिन कुछ अधिकार जनता को भी मिलेगा। तो ये वाली जो व्यवस्था थी ये 1814 से लेकर 1848 ईस्वी तक चली और लुई 18वां के बाद 1824 ईस्वी में चार्ल्स दसम फ्रांस का शासक बना, जो एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। मतलब चार्ल्स दसम पर किसी का नियंत्रण नहीं था। वो नए बदलाव का विरोध करता था। वो चाहता था कि जो पुरानी व्यवस्था थी वही चलती रहे और जनता को ज्यादा अधिकार देने के खिलाफ था वो। जो लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था जिससे जनता को कुछ अधिकार मिले थे, चार्ल्स दसम ने उन अधिकारों को भी बदल दिया क्योंकि ये पुराने विचारों वाला व्यक्ति था। इसे लोकतंत्र, आज़ादी और नए बदलाव पसंद नहीं थे, इसलिए इसने जनता की आज़ादी को दबाना शुरू कर दिया और इसके लिए उसने पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया। तो आपसे पूछा जा सकता है पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स दसम। या फिर आपसे ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स दसम ने पॉलिग्नेक को क्या बनाया था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। जो ये पॉलिग्नेक था ना, ये भी घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी चार्ल्स दसम से भी ज्यादा पुराने ख्यालों वाला। ये दोनों चाहते थे कि सिर्फ अमीर और कुलीन वर्ग, जिसे अभिजात वर्ग भी कहा जा सकता है, तो ये लोग चाहते थे कि केवल अभिजात वर्ग के लोगों को ये विशेष अधिकार मिले। जिससे वहाँ के पत्रकारों ने कहा ये तो गलत है और खतरनाक भी, जिससे पढ़े लिखे लोग नाराज हो गए और संसद में भी इसका विरोध किया गया। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी और 25 जुलाई 1830 को चार्ल्स दसम ने 4 कठोर आदेश जारी कर दिए। पहला आदेश जारी किया कि प्रेस की आज़ादी खत्म, यानी पत्रकार राजा के खिलाफ अब कुछ भी गलत छाप नहीं सकते थे। और दूसरा आदेश था कि प्रतिनिधि सभा भंग कर दी जाए। तीसरे आदेश में वोट देने वालों की संख्या कम कर दी गई और चौथे आदेश में अभिजात्य वर्ग के लोगों की संख्या राज्य परिषद में बढ़ा दी गई। इन चारों आदेशों के कारण जनता की आवाज पूरी तरह दबा दी गई, जिससे जनता बहुत नाराज हुई और पेरिस की जनता सड़क पर उतर आई। और 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे फिर क्रांति हुई, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा गया। और जुलाई 1830 की क्रांति के कारण चार्ल्स दसम राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया और इस तरह फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। अब फिर से फ्रांस में किसी का शासन नहीं था। चार्ल्स दसम जो था वो 1830 की क्रांति के बाद इंग्लैंड भाग गया, तो फ्रांस में अब किसी का शासन नहीं था। तो उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से लुई फिलिप्स को राजा बनाया जाता है। ये आर्लियंस वंश का था। देखिए अभी इससे पहले जो वंश थे वो बुर्बो राजवंश के थे और लुई फिलिप्स जो है ये आर्लियंस वंश का था। तो इनके वंशों को भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। लुई फिलिप्स का शासन संविधान के अनुसार सीमित था, इसीलिए इसे संवैधानिक राजतंत्र कहा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। लुई फिलिप्स के समय फ्रांस में दो तरह के विचार रखने वाले लोग थे, एक प्रगतिवादी और दूसरे प्रतिक्रियावादी। प्रगतिवादी में वो लोग थे जो क्रांति के बाद सुधार चाहते थे और प्रतिक्रियावादी में वो लोग थे जो सुधार को जरूरी नहीं समझते थे।
वो चाहते थे कि बुरहो राजवंश के समय जो नियम कानून था वही नियम कानून चलते रहे। इसमें वही लोग थे जिन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, यानी प्रथम द्वितीय स्टेट के लोग। यही दोनों विचार फ्रांस में फल फूल रहे थे। इस समय फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप्स, उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति अपनाई। लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था। उदारवादी का मतलब होता है ऐसा शासक जो जनता को स्वतंत्रता समानता का अधिकार देने का समर्थन करे। तो लुई फिलिप्स एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत महत्वाकांक्षी था। वो किसी को भी अपना विरोधी नहीं बनाना चाहता था। जो लोग लुई फिलिप्स को पसंद करते थे उन्हें भी, और जो लोग लुई फिलिप्स को पसंद नहीं करते थे उन्हें भी, दोनों को खुश करने के लिए लुई फिलिप्स 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है। गीजो भी घोर प्रतिक्रियावादी था, और प्रतिक्रियावादी में वो लोग थे जो सुधार को जरूरी नहीं समझते थे। वो चाहते थे कि बुरहो राजवंश के समय जो नियम कानून था वही नियम कानून चलते रहे। लुई फिलिप्स पूंजीपति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखता था। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी बेरोजगारी आने लगी, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में लुई फिलिप्स के प्रति विश्वास भंग होने लगा, क्योंकि उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी आ गई थी। इसलिए गीजो की आलोचना होने लगी। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में सुधारवादियों ने थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज की आयोजना की। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए और लुई फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस तरह 2 दिन बाद 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप्स ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी और 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मतदान देने का अधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी दी। उस समय गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टीन था और सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला था। तो इन दोनों नामों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ दिन बाद इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और फ्रांस में संवैधानिक गणतंत्र स्थापित करता है। इस तरह फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में पुराने समय से चलती आ रही व्यवस्था का अंत किया। इस क्रांति से यूरोप के दूसरे देश जैसे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड प्रभावित हुए और वहां पर भी धीरे धीरे देशभक्ति की भावना जगने लगी और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। देखिए, ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने एक दोस्त के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उसका भी सोशल साइंस का डर खत्म हो जाए। तो इस वीडियो में हमने समझा फ्रांस की क्रांति कैसे हुई और आगे क्या हुआ। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे जो हिस्ट्री वाला सेक्शन बना है यहाँ पे आके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।